हेलो बच्चों, उम्मीद है आप नीट की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। ये जो सीरीज है नीट पीवाईक्यूज की है, नीट 2025 के लिए। यहां पर देखिए, आज हम लोग क्लास 11th का जो चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर लॉज ऑफ मोशन, इसके पीवाईक्यूज करने वाले हैं। ये जो पीवाईक्यूज का मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा, जो कि पिछले 10 सालों के होंगे, वो सुपर इजी लैंग्वेज में होगा, एकदम सरल भाषा में आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे पूरी बात आप अच्छे से समझ सकें। तो वेलकम टू अरविंद नीट चैनल। मैं हूं अरविंद सर। अपना एक चैनल है अरविंद एकेडमी के नाम से, जो कि क्लास 12th बोर्ड पर फोकस करता है। वहां पे 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। बच्चों का ये कहना है कि फिजिक्स आप बहुत आसान भाषा में पढ़ाते हैं। अब नीट वाले बच्चों के साथ क्या होता है ना, कि उनको फिजिक्स का फोबिया होता है अधिकतर बच्चों को। तो मैं अपने 25 साल के एक्सपीरियंस, अपने हार्डवर्क और साथ में अपना जो इजी भाषा है, सुपर इजी लैंग्वेज है फिजिक्स की, तीनों का समावेश करके आपको मदद करूंगा और आपके फिजिक्स फोबिया को दूर करूंगा। तो आप अरविंद नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सुपर इजी फिजिक्स के लिए। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को और समझते हैं। तो लॉज ऑफ मोशन के नीट के पीवाईक्यूज। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। जैसा आप जानते हैं कि नीट में सिलेक्शन के लिए तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस या पढ़ना जरूरी है। कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आप छोड़ते हैं, वो कोई भी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैं बायो तो छोड़ेंगे नहीं, तो आपका सिलेक्शन बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये कहना अच्छा नहीं लगता कि नहीं हो पाएगा, लेकिन समझ लीजिए बड़ा ही दुर्लभ काम हो जाएगा। तो आपकी नीट फिजिक्स के लिए जो बेस्ट रिसोर्स होते हैं, वो एनसीईआरटी क्लास 11-12 की एक्सरसाइज, एनसीईआरटी क्लास 11-12 के एग्जांपल्स और साथ में पिछले 10 साल के नीट के पीवाईक्यूज करना आपको जरूरी है। तो फिजिक्स में आप एनसीईआरटी पूरी लगा मारिए, एक्सरसाइज, एग्जांपल्स और साथ में 10 साल के पीवाईक्यूज। अगर आपने लगा लिए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड न्यूज आपके लिए। लेकिन अगर आप लगा रहे हैं और लगाने में आपको दिक्कत आ रही है, तो मैंने उसके लिए नीट संपूर्ण का एक कोर्स बना दिया है। इसके अंदर एनसीईआरटी क्लास 11-12 के एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के वीडियो सॉल्यूशन है, जो मैंने खुद रिकॉर्ड किए हैं एकदम इजी भाषा में और एकदम डिटेल्ड वर्जन में, सरलता के साथ, जिससे आप समझ पाए। साथ में जो नीट के 10 साल के पीवाईक्यूज हैं, इनका भी वीडियो सॉल्यूशन आपको मैंने ही खुद रिकॉर्ड किया है अपनी भाषा में, जिससे आपको सपोर्ट मिल सके। अगर आप देखें कि नीट संपूर्ण में कितने क्वेश्चंस हैं, तो 1254 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से जो पीवाईक्यूज हैं नीट के, वो 634 है और बचे हुए 620 क्वेश्चंस वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के हैं। यानी अगर ये आप लगा लेते हैं नीट संपूर्ण को साथ में लेकर, तो आपका फिजिक्स का जो बेस है वो सुपर स्ट्रांग हो चुका है। आप कई लाखों बच्चों से आगे निकल चुके हैं। क्योंकि अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि ये लगाए बिना जंप कर जाते हैं मॉक टेस्ट वगैरह पे, वही झोंकते रहते हैं। मॉक टेस्ट तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती, स्पीड बढ़ाता है, एक्यूरेसी बढ़ाएगा, कैलकुलेशन बढ़ाएगा, लेकिन जिस चीज की बढ़ाना है, पढ़ाई की फंडामेंटल्स की, वही नहीं है, तो स्पीड किसकी बढ़ाएंगे। तो ध्यान रखिए, इसको जरूर लेके लगाइए। जो बच्चे नीट संपूर्ण लेना चाहते हैं, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको नीट संपूर्ण दिखाई पड़ेगा। लेकर अपनी पढ़ाई को आसान बना सकते हैं, नीट में सिलेक्शन के चांसेस को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। और अपना एक अरविंद नीट टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर मैं आपको गाइडेंस देता रहता हूं, जैसे आपकी पढ़ने की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाए, आप जो पढ़े उसका रिजल्ट आ सके। तो अरविंद नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिस वजह से वीडियो बन रहा है, करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों, करते हैं नीट का ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी काफी आसान है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे बेस्ड है, बड़ी आसानी से हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से आप इसको कर सकते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, किया भी होगा। ए हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है 10 न्यूटन का, इज अप्लाइड टू ए ब्लॉक ए एज शोन इन द फिगर में दिख रहा है। ए ब्लॉक बी ब्लॉक दोनों इन कॉन्टेक्ट हैं या सटे हुए हैं। The mass of blocks A and B are 2 किलोग्राम and 3 किलोग्राम, 2-3 किलोग्राम के ब्लॉक्स हैं, जैसा हमको क्लियरली दिखाई पड़ रहा है। The blocks slide over a frictionless surface, ये जो सरफेस है बेटा, ये frictionless है, इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। The force exerted by block A on B, ये ए बी पर कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा, ये बात हमको पता करनी है। तो देखिए, आपको मैं समझा दूं, जो ए बी पर एग्जर्ट करेगा फोर्स, वही बी ए पर एग्जर्ट करेगा, एक्शन रिएक्शन बनता है ना। तो यहां पर अगर मैं बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, देखिए समझिए,
ये बी ब्लॉक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस पे लगने वाले जो फोर्स होते हैं उन्हीं को हम मेंशन करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में, जो इस पर लग रहे हैं। ये जिस पर लगा रहा है वो नहीं मेंशन करते, इस पर जो लग रहे हैं, ठीक है, ऑन द बॉडी। तो यहां पर इसका ए बी पर लगा रहा होगा एक फोर्स, उस फोर्स को मैं कह देता हूं, सपोज अच्छा ये एफ लिखा है तो मैं इसको एफ डैश कह देता हूं। बात पकड़ में आ गई कि एफ डैश फोर्स ए बी पर लगा रहा होगा, जिसकी वजह से ये आगे बढ़ेगा। अब हम जानते हैं कि एफ डैश की जो वैल्यू होगी वो मास ऑफ ब्लॉक बी इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक बी हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब मास तो ब्लॉक बी का हमको पता है, कितना है बेटा जी 3, लेकिन एक्सेलेरेशन बी का नहीं पता है। तो अगर हम एक्सेलेरेशन बी का निकाल लें तो काम तमाम इस सवाल का, वो निकल जाएगा। क्योंकि यहां पर देखिए एज ए होल सिस्टम दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलेरेशन से मूव कर रहे हैं, क्योंकि इन कांटेक्ट हैं। जो एक्सेलेरेशन ए का है वही एक्सेलेरेशन बी का है, और वही एक्सेलेरेशन ए और बी मिलाकर है। तो यहां पर अगर मैं टोटल फोर्स की बात करूं, नेट फोर्स, तो 10 न्यूटन का लग रहा है। और टोटल मास कितना है, तो मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, जो कि 2 + 3 = 5 किलोग्राम बेटा जी हो जाता है। मस्त। अब यहां F = ma लगा दो। ये देखिए m इंटू एक्सेलेरेशन पूरे सिस्टम का टोटल ही लिख देता हूं ऐसे, है ना। तो ये 10 न्यूटन हो गया बेटा, 5 हो गया, और एक्सेलेरेशन ऑफ टोटल अब यहीं से निकाल लो, कलर बदल लेते हैं थोड़ा सा अच्छा लगेगा। 80 की वैल्यू हो गई 10/5, यहाँ 2 मीटर/सेकंड²। तो एक्सेलेरेशन हमने निकाल लिया। जैसे मैंने बोला था कि एक्सेलेरेशन पूरे सिस्टम का है, दोनों ब्लॉक का, और वही एक्सेलेरेशन ए का है, वही एक्सेलेरेशन बी का है। यानी यही एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा ए बी के, है ना। 80 = AB। ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना करते हुए बस कुछ नहीं करना। अब एफ डैश बी में क्या करो, 3 और याली जो वैल्यू निकली है इसको 2 पुट कर दो। तो ये आंसर कितना हो गया, 6 न्यूटन। तो यहां आंसर कितना आ रहा है, 6 न्यूटन। इसके हिसाब से यहां पर आंसर नंबर ए हो जाता है। कहां मेंशन करूं, यहीं कहीं मेंशन कर देता हूं नीले कलर में, जिससे कि आप, चलिए यहां दे देता हूं। तो आंसर इसका क्या हो गया, पहले वाला, यानी 6 न्यूटन। देखिए पूरी बात एकदम क्लैरिटी से समझ में आ गई, तो नोट कर लीजिए इसे आप। तो बच्चों करते हैं 2023 का क्वेश्चन, और यहां पर बोला गया है कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग कार सो दैट ए बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार। कोई फ्लोर है कार का, जैसे आप कार ले जा रहे हैं, नीचे रख लेते हैं, वहां पर कोई ब्लॉक बॉडी बोल रहे हैं, तो बॉडी, ये बॉडी समझ लीजिए ऐसे कोई ब्लॉक है वहां पे रखा हुआ है, ठीक है, और कार चल रही है, मान लीजिए इधर चल रही है कार, ठीक। तो रिमेन्स स्टेशनरी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कार का कितना हो कि ये फिसले नहीं, ये ब्लॉक या बॉडी अपनी जगह स्थिर रहे। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द फ्लोर इज 0.15 म्यू की वैल्यू दे रखी है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और जी बोला है कि 10 लेना है अपने को। बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे कुछ मैं वो बनाता हूं, फोर्सेस। ये ब्लॉक रखा है तो mg नीचे काम कर रहा होगा, क्योंकि वेट तो भैया हमेशा नीचे ही लगता है। अब अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स इसमें लगने लगेगा कि भागे, मतलब चलने की कोशिश ये करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा इस तरफ यहाँ पर, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है μ/n या μ/r रिएक्शन फोर्स। इस समय क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो इसका r या n जो भी बोलते हैं आप, वो mg के बराबर ही हो जाएगा। यानी अगर ये तो वर्टिकल मोशन हो नहीं रहा, हॉरिजॉन्टल भी ना हो, तो ये फ्रिक्शन फोर्स इसके बराबर हो जाए। अगर ये फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से भी ज्यादा हुआ तब तो फिसल जाएगी, लेकिन ये मैक्सिमम निकाल रहे हैं तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया, जो हम लिख देते हैं F, जो वैल्यू है F बराबर फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए। F की वैल्यू हो जाएगी m/a, फ्रिक्शन फोर्स होता है μ/n, और n की जगह मैं लिख रहा हूं, ये पहचान पाएंगे mg। ये देखिए ये m और m यहां पर गया निपट, तो a की वैल्यू आ गई μ/g। म्यू था 0.15, g दे रखा है 10, यानी 1.5 मीटर/सेकंड² इज दी आंसर। बहुत ही सरल था, लेकिन हाँ लॉजिक थोड़ा बहुत तो पता ही होना चाहिए। तो आंसर रहा ऑप्शन नंबर बेटा ए।
इस तरीके से ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिए। मैं कोशिश ये करता हूं कि आपका टॉपिक भी थोड़ा रिवाइज हो जाए, जैसे पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको पकड़ में आए। नोट करें इसे आप। तो बच्चों लगाते हैं 2023 का क्वेश्चन। ये रहा 2023 का क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सरल। देखिए लिखा है, ए फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड। डायरेक्शन की बात है, तो जब भी डायरेक्शन की बात हो हमेशा आप क्या करें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लें ऐसे। वही सबसे आसान तरीका होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जैसे हम समझ पावें कि कहानी क्या चल रही है। अब इसके अनुसार यहां बोल रहे प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर साउथवर्ड में जा रहा है, ये यहां से शुरू होता है, साउथवर्ड में मूव करता है, एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड, और सडनली यहां से क्या करता है, ईस्टवर्ड, ये ईस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, ये ईस्ट डायरेक्शन में मुड़ जाता है सेम स्पीड से, यानी स्पीड यहां पर वेरी नहीं कर रही है। जिस स्पीड से आ रहा था, मान लीजिए यू स्पीड से आ रहा था, तो यू स्पीड से ही मुड़ जाएगा यहां पर। टू अवॉइड अपोनेंट, किसी जो फुटबॉल प्लेयर का अपोनेंट है उससे टक्कर ना हो जाए इस चक्कर में। द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर व्हाइल टर्निंग इज, ये इस वक्त जो यहां पर मुड़ा है उस पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वो एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में ही होता है। यानी अगर हम एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन निकाल लें तो हम ये निकाल लेंगे कि फोर्स किस डायरेक्शन में इस पे लगा है। बढ़िया। अब एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला भी आप जानते हैं क्या होता है, वेक्टर v माइनस वेक्टर u और अपॉन t, यही तो हमने पढ़ रखा है आज तक। इसी फॉर्मूले से हम यहां पर एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन पता कर लेंगे या एक्सेलेरेशन पता कर लेंगे। अब इसके लिए u और v को वेक्टर फॉर्म में लिखने की आवश्यकता है, तो चलिए लिख लेते हैं फटाफट। कलर को कुछ और ले लेते हैं, ग्रीन। और यहां पर देखिए, यहां से ये जो वेक्टर है ये इनिशियल वाला है ना, तो यहां पर जो u वेक्टर है उसकी वैल्यू क्या हो गई, u इसका मैग्नीट्यूड है, और ये माइनस जे के यानी y एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, यानी माइनस जे कैप आ जाएगा। ये बात ये लिखना जानते हैं ना आप, ये आपको आना चाहिए, वरना वेक्टर जहां जहां आएगा आपको परेशानी होगी। ये y एक्सिस इधर है तो प्लस जे कैप इधर होगा, ये नीचे जा रहा है तो ये माइनस जे कैप हो जाएगा। ये x एक्सिस हो गई, ऐसे मान लो ना y एक्सिस, तो ये i कैप होता है इधर और j कैप होता है इधर। अब इसी का उल्टा जा रहा है तो माइनस जे कैप हो गया, तो ये वैल्यू हो गई माइनस यू जे कैप। बढ़िया। अब मैं बनाता हूं फाइनल, ये जो फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या है, तो उसको लिख देता हूं v वेक्टर से। मैग्नीट्यूड देखिए वही है u, और डायरेक्शन क्या है बेटा, i कैप की डायरेक्शन में, तो लिख दीजिए यहां पर i कैप। ये हो गया v और u। अब एक्सेलेरेशन वाले फॉर्मूले में इसको पुट कर देते हैं, तो a इज इक्वल टू v माइनस u, v है आपका u i कैप माइनस u का मतलब माइनस u j कैप अपॉन t। मेरे ख्याल से बात पकड़ में आ रही होगी। अब इसको लिख दीजिए u i कैप प्लस u j कैप अपॉन t। ये हमारा एक्सेलेरेशन आ गया, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है इसलिए इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। लेकिन ये कह रहे हैं हमें डायरेक्शन से ही मतलब है, मैग्नीट्यूड की तो चर्चा ही नहीं करा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जानते हैं कि जब भी ऐसा कुछ लिखा हो, जैसे a लिखा होता है और ax i कैप लिखा हो और ay j कैप लिखा हो, तो हम tan थीटा यानी डायरेक्शन जब निकालते हैं तो डायरेक्शन क्या होती है, ay अपॉन ax। इसी तरीके से हम यहां डायरेक्शन निकाल लेंगे, तो tan थीटा कर लिया, ये हो गया u अपॉन t यानी y वाला पार्ट अपॉन पहले वाला u अपॉन t। दिस इज 1। tan थीटा 1 आने का मतलब है थीटा यहां 45 डिग्री पर आपका आ रहा है, थीटा 45 डिग्री। और ये एंगल कहां से होगा, क्योंकि दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस दिख रहा है आपको, तो ये होगा 45 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये 45 डिग्री है। ध्यान रखिएगा ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है और ये एक्सेलेरेशन की, तो इससे ना कंफ्यूज कीजिएगा। वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ और होगी और एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन कुछ और होगी, है ना, थोड़ा सा पढ़े होंगे ध्यान से। तो ये एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन है बेटा जी,
तो ये किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ। ये 45 डिग्री ये देख रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45, तो ये कौन सा डायरेक्शन है बेटा? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से ये पहला वाला आंसर आपका आ जाएगा, यानी ए। बात को ध्यानपूर्वक समझेंगे। इस चैप्टर में थोड़े कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपको ठीक से नहीं पढ़ाया गया है या आपने ठीक से नहीं पढ़ा है तो हर सवाल में अटकाव महसूस करेंगे आप। आपको कहीं भी अटकाव महसूस हो, मैंने पूरे वीडियो बनाए हुए हैं, आप उनको आप देख सकते हैं, जिससे आपको सुपर क्लैरिटी मिल जाएगी, कोई कंफ्यूजन कहीं नहीं होगा। एनीवे, ये सवाल तो खत्म हो जाता है यहां पर, इसको आप नोट कर लीजिए। मैं हटता हूं, नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों करते हैं 2022 का सवाल, और ये सवाल ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 बार 3 बार आ चुका है और आता रहेगा। ये देखिए मैं दिखाता हूं आपको, ये 2022 का क्वेश्चन है। बोल रहे हैं ए शेल ऑफ मास m इज एट रेस्ट इनिशियली। यहां कोई शेल है जो m मास की है, वो रेस्ट पर है। रेस्ट का मतलब हो गया इनिशियली u0 है, ऐसा समझ लें। समझ के लिए बोला है। इट एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रैगमेंट्स, ये 3 टुकड़ों में फट गया है, और हैविंग मास, उसके मासेस भी दे रखे हैं। अब देखिए, अगर इसका मास m है तो 3 टुकड़ों का मास बांट दीजिए। कैसे बांटते हैं? रेशियो वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए। ये टोटल 2 और 2 और 1 5 है ना, तो 5 से डिवाइड कर दिए, 5 पार्ट हो गए, और 2 पार्ट 1 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यानी आप समझ पाए होंगे m1 की वैल्यू कितनी हो गई? m को 5 पार्ट में डिवाइड कर दो, और पहला वाला 2 पार्ट था, रेशियो वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, ये 2m/5। इसी तरह m2 की बात करेंगे 2m/5। इसी तरह m3 की बात करेंगे तो m/5, क्योंकि इसका रेशियो आप देखें तो 1 था। तो ये रेशियो 2:2:1 ये है, इनको जोड़ोगे तो ऊपर आ जाएगा। इस तरह हमेशा कर लिया करिए, कोई टेंशन नहीं होगी। खैर आगे देखते हैं। इफ द फ्रेगमेंट्स हैविंग इक्वल मास, यानी 2 और 2 वाले, फ्लाई ऑफ अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भाग गए हैं। तो ये जब प्लेन में एक मतलब 2 टुकड़े थे, एक टुकड़ा ऐसे गया होगा तो दूसरा टुकड़ा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे गया होगा। ये 2 याला m2 मास है और ये m1 मास है, क्योंकि यही 2 मास इक्वल मासेस थे। ऐसे समझ में आई होगी बात, उम्मीद कर रहा हूं। विद स्पीड v, इनकी स्पीड क्या थी साहब? v इनकी भी थी, v इनकी भी थी। द स्पीड ऑफ द थर्ड लाइटर फ्रेगमेंट, तीसरा जो ये हल्का वाला m3 वाला है, वो कहीं गया होगा, इधर कहीं m3। इसकी स्पीड हमको पता करनी है, जिसका नाम मैं v3 से ही मेंशन कर देता हूं, समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो हमको v3 बेसिकली निकालना है, यही बोला है ना, स्पीड, हाँ इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। बात समझ में आई? अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगेगा, क्योंकि ये जो भड़ाक से फटा है एक्सप्लोजन जो हुआ है, ये इसका इंटरनल फोर्स है। तो जब भी इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट जब होते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस, तो लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। तो यहाँ हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लिख देता हूं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसलिए कि आप इसको सीख पाएं, वरना तो सीधे कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बातों को पकड़ पाएं। शुरू में मोमेंटम कितना था? 0, क्योंकि बॉडी रुकी हुई थी, तो शुरू का मोमेंटम मैं लिख दूंगा 0, चलो यहां लिख देता हूं। फिर अगला मोमेंटम p1 + p2 + p3 ऐसे लिखना चाहिए, तो चलो मैं लिख ही देता हूं, ये p1 लिख देता हूं, वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है, p3 है ना जी, ये p1 p2 p3, ये देखिए p1 ये 1 2 3 ऐसे लिख दिया। अब यहां पर देखिए 0 वाला बाद में लिख देंगे। p1 की बात की जाए तो p1 को क्या लिखोगे? m1, मास m1 था, वेलोसिटी इन्होंने v दे रखी थी जैसा बोला है, v, और किस डायरेक्शन में जा रहा है? ये j डायरेक्शन में जा रहा है, जो हमने माना है, ये j कैप लिख दो। ये दूसरा वाला i + i में जा रहा है, तो m2 × v, और ये i कैप, ये देखिए ये mv होता है मोमेंटम ना, वेक्टर है इसलिए j कैप लगाना पड़ा है, वरना मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम इज m1v, बट इन वेक्टर फॉर्म दिशा भी होनी चाहिए, जे कैप दिशा दे रहा है, पकड़े रहना आराम से। और ये बात रही
प्लस P3, तो P3 को अगर आप चाहें तो P3 लेने दें, वरना मैं पे P3 नहीं रहने देता हूं। मैं क्या करता हूं, मास में ही लिख देता हूं। मास तो हमको पता ही था, अभी M3 लिखते हैं, अभी नीचे में चेंज कर देंगे। M3 ये हो गया मास, और डायरेक्शन की बात करनी हो तो मैं वेलोसिटी लिख देता हूं वेक्टर फॉर्म में। तो ये देखिए कहानी हो जाएगी, दिस इज 0। हमें क्योंकि इसका डायरेक्शन नहीं पता है ना, तो V लिख के छोड़ दिया। V का मतलब हो जाएगा V इंटू समथिंग डायरेक्शन के लिए, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो भाई। M1 कितनी थी, 2m/5। कलर को चेंज कर लेते हैं जैसे मज़ा अच्छा लगे, या इसको एक तरफ चलो यहीं कर लेते हैं। 2m/5 V j कैप प्लस 2m/5 V I कैप, और ये रहा M3 की जगह m/5 ये V डैश वेक्टर। अब यहां पर कुछ नहीं करना है, ये m तो कट गया क्योंकि ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, और m भी यहां से कट गया, v भी यहां से कट गया। v नहीं कटा, m कटा, क्योंकि m तीनों में देख रहे हैं ना, m चला गया, 5 5 5 चला गया। तो ये वैल्यू क्या बची, 2v j कैप प्लस 2v I कैप और प्लस दिस वेक्टर। यहां लिख दे, मैं आराम आराम से लिख रहा हूं जैसे आपको कोई कष्ट ना हो। इसको उधर ले जाइए, तो -2v ले लीजिए कॉमन, और ये रहा I प्लस j। क्या आप ऐसे तोड़ के ही लिखो जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो ये यह लिखा -2v I कैप और -2v j कैप। उम्मीद है यहां तक आपको कोई कष्ट का अनुभव नहीं हुआ होगा अगर ध्यान से देख रहे हैं तो। अब इसी का इन्होंने पूछा स्पीड बताओ, तो इसका हमें चाहिए मैग्नीट्यूड। तो ऐसे वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लेते हो, ये देखिए, कुछ नहीं करना, हो गया सवाल। √x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करते थे ना, सेम क्वांटिटी स्क्वायर दो रहा है तो √2 आ जाएगा। तो इसको मैं आराम से सॉल्व कर सकते हो, इसको सीधे लिख दे रहा हूं मैं, आप समझ पा रहे होगे। 2v√2 ये कॉमन लेके बाहर निकालोगे, 1 + 1 √2 बचेगा, 2v√2 आपका आंसर आ गया। और यही आंसर है, देखिए 2√2v, दिस इज योर आंसर। देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ अच्छा दिया हुआ है। तो ऑप्शन इज सी, ऑप्शन सही लग रहा है। लग क्या रहा है ही। तो ये जो सवाल मैंने कराया है, ऐसे सवाल महा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि बिल्कुल ये उम्मीद की जाएगी नीट में भी कि आप इसका सही जवाब दे सकें। तो नोट कर लीजिए इसको फटाफट। ऊपर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, और आपके लिए शानदार क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नोट करें इसे आप। अभी मैं ऊपर भी कर दूंगा, जैसे पूरी बात आप नोट कर पाए होगे। थोड़ा ऊपर कर देता हूं, ये देखिए, और ये आप यहां पर नोट कर पाएंगे। नोट कर लीजिए इसको। तो करते हैं बेटा 2021 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी काफी आसान है। देखिए, इसमें बोला गया है, स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। ये कुछ इस तरह का एक इंक्लाइंड प्लेन है, और उसमें एक कोई ब्लॉक है जो यहां पर स्लाइड डाउन करेगा ऐसे। फ्रॉम रेस्ट, u बराबर 0 है जब t बराबर 0 है। रेस्ट से स्टार्ट करते हैं आप। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट t बराबर 0, लेट Sn बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक इन द इंटरवल n-1 से n तक। यानी nth सेकेंड में आप देख रहे हैं तो कितना ट्रेवल ये कर रहा है, Sn से दिखाया गया है। रेशियो चाहिए Sn/Sn+1। तो देखिए Snth की वैल्यू लिख दीजिए, ये वैल्यू दी है सवाल के अंदर। Sn का हम फॉर्मूला जानते हैं, नहीं दे रखा फॉर्मूला। nth सेकेंड में जो ट्रेवल होता है उसका लिख दीजिए u + ½ a इंटू 2n-1, nth सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है। अब यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, हेयर u = 0, तो ये फॉर्मूला रिड्यूस हो गया ½ a 2n-1 के फॉर्म में। अब यहां पर इन्होंने दूसरा पूछा है Sn-Sn+1, तो यहां पर Sn+1 कर दो, तो ½ लिखो, a 2 इस n की जगह n+1 आ जाएगा।
तो ये हाफ रहा, ए रहा, 2n प्लस 2 माइनस 1, ये हो गया हाफ ए 2n प्लस 1। अब क्या करना है, इसका रेशियो ले लेना है, तो मैं रेशियो ले लेता हूं बेटा, Sn अपॉन Sn प्लस 1। तो Sn की वैल्यू हो गई हाफ ए 2n माइनस 1 अपॉन हाफ ए 2n प्लस 1। कोई इसमें परेशानी नहीं, हाफे हाफे गया कट और वैल्यू आ गई इसका रेशियो में 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1। ये आपका यहाँ पर आंसर हो चुका है और इसके हिसाब से जो ऑप्शन बना वो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। बस सवाल हो गया। थोड़ा सा समझदारी के साथ चलेंगे तो सवाल सारे बन जाएंगे। नोट कर लें शांति से इसको। तो बच्चों करते हैं 2021 का सवाल, ये रहा और बड़े आसानी से समझते हुए करेंगे। ये भी काफ़ी पूछा जाता रहा है, क्या पूछते हैं इनमें से वो बताऊंगा मैं आपको। ए बॉल ऑफ मास दे रखा है 0.15 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट 10 मीटर। फोटो बनाएंगे तभी समझ में आएगा। ये बॉल है और इसको आप एक हाइट है करीबन 10 मीटर से गिराते हैं। 10 मीटर की हाइट है आपके पास। स्ट्राइक्स द ग्राउंड, यहाँ स्ट्राइक करती है एंड रिबाउंड्स टू द सेम हाइट, और यहां से फिर ये उछलकर फिर वापस पहुंच जाती है सेम हाइट पर वापस पहुंच जाती है। बढ़िया। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स इम्पार्टेड, ये पूछते हैं इंपल्स इम्पार्टेड टू बॉल इज, बॉल जो इंपल्स इंपॉर्टेंट टू द बॉल कितना हुआ। तो इंपल्स की जो वैल्यू होती है ये आपको पता होना चाहिए, ये होती है बेटा चेंज इन मोमेंटम के। मैं ऐसे लैंग्वेज लिख रहा हूं वरना आपको सिंबॉलिक में लिखना चाहिए। चेंज इन मोमेंटम, जिसे आप कह सकते हो डेल्टा पी। ये इंपल्स की, ये जे की वैल्यू शॉर्ट फॉर्म लिखें तो इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो यहां अगर आप चेंज इन मोमेंटम निकाल लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं फटाफट। अब देखिए इधर ये गिर रही थी ना, इधर वाले को अगर मैं डायरेक्शन को प्लस ले लूं और इस वाले को निगेटिव ले लूं, तो यहां पर बच्चों देखिए जब ये बॉडी यहां पर पहुंची होगी हिट करते वक्त, तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या हो गई होगी, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh से निकाल लीजिए आप। तो u 0 था तो v स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2gh, तो v हो गया अंडर रूट 2gh। अब इस वेलोसिटी को, इस डाउनवर्ड को आपने मान रखा है निगेटिव, तो यहां पर अगर मोमेंटम निकालेंगे, इनिशियल मोमेंटम कह लीजिए, वो वैल्यू कितनी आ जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मैं लिख देता हूं p इनिशियल माइनस mv के बराबर। ये नीचे जा रही है ना तो माइनस mv हो गया, और v की वैल्यू यहां पर जो है वो आप रख देंगे। अभी मैं रख देता हूं यहां पर, कोई दिक्कत की बात नहीं, लिख ही दो माइनस m अंडर रूट 2gh इनिशियल। और यहां से जब ये पलटेगी तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ऊपर की तरफ, यही तो फर्क आएगा और पहुंचना यही तक है, तो सेम वेलोसिटी से रिबाउंड कर रही है। तो यहां P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी वही है प्लस, लेकिन प्लस में अंडर रूट 2g, ये h1 की जगह h2 लिख दो, या h1 h2 बराबर है वैसे, है ना। अब चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, डेल्टा m P2 माइनस P1, और यहां पर वैल्यू हो गई m यहां पर दे रखा है क्या पॉइंट, अच्छा, अंडर रूट, इसको लिख दीजिए 2gh, सेम है, और माइनस के आगे माइनस अंडर रूट 2gh, ये मोमेंटम घटाया है, तो ये वैल्यू यहां पर m भी लिख दीजिए। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2m अंडर रूट 2gh, ये जुड़ जाएगा माइनस माइनस, 2 रखा, m की वैल्यू है 0.15, 2 लिखिए, g की वैल्यू 10 दे रखी है, हाइट भी 10 दे रखी है। लग गया, चेंज इन मोमेंटम निकालना था। अब यहां पर देखिए हो गया 2 इंटू 0.15, ये 10 दो बार लिखा है तो 10 बाहर आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बनके ये रूट 2 हो जाएगा। इसको आप 10 से मल्टीप्लाई 1.5, ये 3 हो जाएगा, तो वैल्यू आ गई 3 रूट 2, यानी 3 इंटू 1.2 है तो 414, तो ये करीबन हो जाएगा 4 4 त्रिक 12, यानी 2 3 2 4.2 के आसपास। तो 4.2 मोमेंटम इंपल्स है kg मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ गया। और 4.2 का मतलब है ऑप्शन नंबर सी।
तो उम्मीद है ये आप समझ पाए होंगे। जब भी इंपल्स इम्पार्टेंट पूछा जाए, आप चेंज इन मोमेंटम की तरह अपनी निगाहें गड़ा देंगे। तो इंपल्स, ये चेंज इन मोमेंटम एक बार नीचे वेलोसिटी थी और पढ़ते ही ऊपर की तरफ हो गई। तो ये उस तरह का मोमेंटम था पीआई जब बॉल जस्ट हिटिंग द ग्राउंड थी। और उसके बाद क्या है, आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, जब वो ऊपर की तरफ जा रही थी। ये हो गया यहां पर पीएफ की बात मैं कर रहा हूं, इसको मैं पीआई की बात कर रहा हूं जब ये नीचे की तरफ जा रही थी। नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों करते हैं 2020 का सवाल। ये रहा 2020 का। 2 bodies of mass 4 kilogram and 6 kilogram are tied to the ends of a massless string. ये आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। The string passes over a pulley which is frictionless. See figure. The acceleration of the system in the terms of acceleration due to gravity g is. यानी acceleration हमको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, यहीं पर इसी फोटो का इस्तेमाल कर लेते हैं या एक फोटो बना लेते हैं आपके लिए M1 M2 के फॉर्म में। यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर ब्लॉक लटका हुआ था और एक दूसरे ब्लॉक भाई साहब यहाँ पर हैं। किसी को M1 बोल दो और किसी को यहाँ M2 बोल दो, और यहाँ ये पुली हो गई। अब यहाँ पर देखिए क्या है, फोर्सेस इस पे M1G नीचे लग रहा है, इस पे भी हमेशा वेट तो नीचे ही लगता है M2G, और ये जब नीचे खिसकेगा तो इसका एक्सेलेरेशन ऊपर होगा, और सेम स्ट्रिंग है तो एक्सेलेरेशन नीचे होगा। टेंशन दिखाया जाए तो यहाँ पे टेंशन T, सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन C, सेम स्ट्रिंग है और मासलेस है तो टेंशन TT लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए पूरे कंप्लीट सिस्टम पे जो M1 M2 है, तो फॉर कंप्लीट सिस्टम हमारा टोटल फोर्स, टोटल नेट फोर्स क्या है, टोटल नेट फोर्स जिसे मैं F नेट लिख देता हूं, वो कितना है, M2G देखिए नीचे खींच रहा है, और ये जब जलेगा ऊपर तो ये M2 इधर खींच रहा है, तो ये नीचे, ये ऐसे करेगा ना तो M2G माइनस M1G हो जाएगा। जोड़ो मत देना, ये इसको नीचे लाना चाहता है इधर, और ये इसको इसके अपोजिट नीचे लाना चाहता है। ये भारी फोर्स पड़ा इसलिए ये खींच ले गया है। तो M2G माइनस M1G, ये क्या, कौन सा फोर्स हो गया बेटा, नेट फोर्स। ये इस सिस्टम को ऐसे खींच रहा है नीचे, ये सिस्टम को ऊपर खींच रहा है ऐसे, ये ऐसे खींच रहा है, ये ऐसे खींच रहा है, तो नेट फोर्स एक दूसरे में घट जाएगा। तो ये नेट फोर्स हो गया, और इसका जो टोटल फोर्स, नेट फोर्स बराबर MA लगा दो, तो F नेट, टोटल सिस्टम का मास कितना है M1 प्लस M2, और एक्सेलेरेशन A है, दोनों सेम एक्सेलेरेशन से चल रहे हैं, और टोटल सिस्टम का मास M1 प्लस M2 है। तो यहां वैल्यू हो गई M2G माइनस M1G बराबर M1 प्लस M2 का A। तो A कितना हो गया, यहां देखिए M2 माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2, और यही आपका यहां पर आंसर हो गया। आंसर क्या है, M1 M2 दे रखा है अभी, तो इसमें वैल्यू रख देते हैं हम लोग। तो यहां पर देखिए A रखा, और M2 माइनस M1 M2 ये 6 किलोग्राम वाला है, तो 6 माइनस 4, और नीचे जुड़े हैं तो 6 प्लस 4, और ये G, तो ऊपर वैल्यू हो गई 2, नीचे वैल्यू हो गई 10 G, यानी A बराबर G/5। ये आंसर आपका आ गया, और G/5 ऑप्शन नंबर C है। तो C इज द ऑप्शन। तो इस बात को आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ध्यान रखिए, नोट कर लें इसको। तो बेटा करते हैं 2019 का क्वेश्चन। ये रहा 2019 का क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छा है, सरल है, लेकिन लिखा है, ए ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम इज इन कॉन्टैक्ट अगेंस्ट द इनर वॉल ऑफ द हॉलो सिलेंडर ड्रम ऑफ रेडियस 1 मीटर। तो ये एक हॉलो सिलेंडर का ड्रम बना लीजिए ऐसे, और जो मास है 10 किलोग्राम का मास यहां कहीं बना लेते हैं, कलर बदल लेते हैं जैसे अलग से आपको दिखाई पड़े। ये देखिए यहां पर एक ब्लॉक ले लिया 10 kg का मास। तो ये मास अगर M है तो इस ब्लॉक पर जो इसका फोर्स लगेगा, वेट, वो mg नीचे लगेगा। 10 किलोग्राम दे रखा, देख लेंगे।
The coefficient of friction between the block and the inner wall of the cylinder is 0.1. म्यू की वैल्यू 0.1 है. देखिए होगा क्या, आगे पढ़ लेते हैं. द मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी नीडेड फॉर द सिलेंडर टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी when the cylinder is vertically and rotating about its axis. ये इसकी एक्सेस अगर है तो इस तरह से आप इसको रोटेट करेंगे एंगुलर वेलोसिटी से. तो जब इस तरह से आप रोटेट करेंगे तो देखिए mg से नीचे खिसकना चाहेगा. खिसकने से इसको रोकेगा कौन? फ्रिक्शन फोर्स. और फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इसके ऊपर, वो हो जाएगा यहां पे लगेगा बेसिकली ऐसे. तो मैंने इधर बना दिया समझाने के लिए. दिस इज फ्रिक्शन फोर्स. तो इस फ्रिक्शन फोर्स को mg को बैलेंस करना है. उसके लिए एंगुलर वेलोसिटी की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि भैया ये जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है, ये फ्रिक्शन फोर्स होती है म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, एन लिख देते हैं. और नॉर्मल रिएक्शन यहां कौन सा होगा? नॉर्मल रिएक्शन होगा इधर. और ये नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा? जो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स है. तो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा mv² बाई r. इसकी रेडियस अगर r मानी है, या m ओमेगा स्क्वायर r, क्योंकि एंगुलर स्पीड की चर्चा है इसलिए एंगुलर स्पीड के फॉर्म में मैंने लिख लिया है. तो जितनी ज्यादा एंगुलर स्पीड करोगे उतना n होगा, और n बढ़ने से उतना फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा, जिससे कि अल्टीमेटली वो mg को बैलेंस कर पाएगा. ये पूरा मामला है. बात समझ में आ गई आपको? अब इसकी बैलेंसिंग के लिए, फॉर बैलेंसिंग ए स्टेशनरी पोजीशन जो भी है, ब्लॉक स्टेशनरी, फॉर ब्लॉक टू बी स्टेशनरी, ब्लॉक टू बी स्टेशनरी यानी रुका रहे ब्लॉक, उसके लिए क्या होना चाहिए? म्यू एन की वैल्यू mg, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू mg के वेट के बराबर होनी चाहिए. समझ गए होगे? Fn का मतलब क्या है? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन इंटू mg. नॉर्मल रिएक्शन को हमने यहां से लिखा है m ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू mg. ये m और m भाई साहब कट गया यहां पर, तो ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू g अपॉन म्यू हो गया. तो ओमेगा कितना हो गया? अंडर रूट g अपॉन म्यू इंटू r. वैल्यू रख देने में कोई बुराई नहीं है. g शायद 10 दिया होगा, म्यू 0.1 दे रखा है, और रेडियस दे रखी थी 1 मीटर, वो दे रखी है. तो अब यहां पॉइंट हटाओगे, 0 बढ़ाओगे, 10 आ गया बेटा. और इसकी यूनिट आप जानते हैं रेडियन पर सेकेंड. ये आपका आंसर आ चुका है. तो दिस इज, फिर रेड चल रहा है, इधर पकड़ो. तो ये वैल्यू हो गई, इसका आंसर जो है 10 रेडियन पर सेकेंड है, और डी इज द ऑप्शन. तो इस तरह से देखिए मैं पूरी बात आपको समझा रहा हूं ब्रेकअप करके, जिससे आप पकड़ पाए कि इसके अंदर मामला क्या है ना. नोट कर लीजिए आप शांति से इसको. तो बच्चों करते हैं 2019 का क्वेश्चन. ये रहा 2019 का सवाल. बहुत ही आसान सवाल है ये. लिखा है पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v इज एक्टेड बाय 3 फोर्सेस शोन बाय द वेक्टर ट्रायंगल PQR. ये देखिए PQ, ये PQR इस तरह से ट्रायंगल है. और देखिए ये कैसे वेक्टर हो गए? साइक्लिक वेक्टर हो गए, जहां से शुरू थे वहीं खत्म है. ठीक. और ये जो वेक्टर शो कर रहे हैं 3 फोर्सेस हैं. तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल देखिए 3 फोर्सेस हैं, और जब भी कोई जहां से शुरू हो वहीं खत्म हो जाए तो उसका रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाता है. जैसे कोई फोर्स ले लें, आप ऐसे ले लें, ये एक फोर्स, ये दूसरा फोर्स, और ये तीसरा फोर्स. तो ये F1, ये F2 वेक्टर फॉर्म में, ये F3 ट्रायंगल बना दिया. तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0. इसका ही नहीं, पॉलीगन भी लॉ होता है, पॉलीगन लॉ, यानी कोई ऐसे 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 भी चला जावे पॉलीगन लॉ के तहत, तो भी आप देखेंगे कि वो वेक्टर, उसका भी रिजल्टेंट आपका 0 हो जाएगा. पॉलीगन लॉ जो पढ़ते हैं, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स इज 0. और जब रिजल्टेंट फोर्स 0 रहेगा तो ये जिस स्पीड से या वेलोसिटी से बॉडी चल रही है वो चलती रहेगी. तो ये वेलोसिटी v है, तो रिमेन कांस्टेंट इज द आंसर. यहां से क्या सीखिए? रिजल्टेंट फोर्स इज 0. रिजल्टेंट फोर्स इज
0। और 0 क्यों है? क्योंकि एज पर ट्रायंगल लॉ लिख देता हूं। और ट्रायंगल लॉ की बात मैंने आपको सिखाई दी कि तीनों फोर्सेस जहां से चालू हैं वहीं आके खत्म हो गए, तो नेट फोर्स इज 0। नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2019 का सवाल। ये रहा 2019 का क्वेश्चन भी काफी आसान है। लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन पे है जो हम भी लगाएंगे। एन ऑब्जेक्ट फ्लाइंग इन एयर विथ वेलोसिटी दिस वन। कोई ऑब्जेक्ट है जो फ्लाई कर रहा है, उसका वेलोसिटी ये दे रखा है, v लिख लेते हैं यहाँ पर, वेक्टर फॉर्म में दिया, कुछ इसका मास होगा तो आगे दे रखा है। देखिए सडनली, ये m मास मान लो, सडनली इट ब्रेक्स इनटू 2 पीसेस, 2 पीसेस में टूट जाता है। ये कहीं ऐसे चल रहा था, यहाँ भड़ाक से पता लगा ये 2 पीसेस में टूट गया। इसको कह दो m1 और इसको कह दो m2, ठीक। और ये मास का रेशियो हमको पता है, तो देखिए 1:5 है ना, तो कैसे m1 की वैल्यू m के टर्म में लिखोगे? 5 1 6, टोटल 6 पार्ट करने हैं, तो m को 6 से डिवाइड कर दो, 6 हिस्से हो गए, और एक हिस्सा इसको दे दो, इंटू 1 कर दो। यहाँ m2 लिखो, 6 हिस्से हो गए और 6 का 5 हिस्सा देना है, तो 5m/6 कर दो। इस तरह कर दिया करो। ये m लिखने कोई मतलब नहीं, आपको समझाया है समझाने के लिए। तो एक मास हो गया m/6 और दूसरा हो गया 5m/6, मास पता है। अच्छा, इसकी जो वेलोसिटी भी दे रखी है, द स्मॉलर डी छोटा वाला है, इसका v1 हमको दे रखा है वेक्टर फॉर्म में, तो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, ये यहीं से इस्तेमाल कर लूँगा वेक्टर, वरना पूरा लिख देता। और हमको वेलोसिटी ऑफ द लार्जर पार्ट पता करना है। हो गया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दीजिए, काम खत्म। आइए दिखाते हैं। तो यहाँ पर लगा दीजिए कंजर्वेशन ऑफ, इस पे सवाल कई आते हैं आपके, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो शुरू मोमेंटम क्या था? m इंटू वी, बाद में क्या रहा? m1 v1 प्लस m2 v2। यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वैल्यू लिखना शुरू करते हैं, जो वैल्यू थी, और थोड़ा वेक्टर का इस्तेमाल करके निकाल के खत्म कर देंगे। तो m रहा, v दे रखा था इस फॉर्म में वेक्टर में, तो 20i कैप प्लस 25j कैप माइनस 12k कैप। यहां m1 की वैल्यू आई, तो m1 था m/6 और v1 इन्होंने दे रखा है, v1 है दिस वन, 100i प्लस 35j प्लस 8k, और एक मास याला भी है 5m/6, लेकिन इसका v2 वेक्टर हमको नहीं मालूम है। हो गया, काम खत्म, हो लग गया सवाल। देखिए कैसे लग गया। अब यहाँ पर देखिए m उड़ा दो, सब में कॉमन है, m चला गया। अब यहाँ पर इस 6 को कॉमन लेके इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जिससे अपॉन वाला लफड़ा खत्म हो जाए। तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 120i, और ये हो जाएगा 150j, और 12 6 72k। यहां वैल्यू कितनी हो गई? 100i प्लस 35j प्लस 8k कैप, और यहां केवल बचा रह गया v2 कैप, v2। अब ये v2 को यहीं रखेंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो v2 हमारा क्या रहा? मैं लिख नहीं रहा हूं, 120 में 100 घटा दो, इधर लाओगे ना घट जाएगा, तो 20i बचेगा। 150j में 35 घटा दो तो 115j बचेगा। फिर -72 में -8 जोड़ दोगे तो -80k बचेगा। और वेक्टर के फॉर्म में ही आंसर दिया है, तो कोई और चीज तो नहीं बची। अच्छा, 5 बचा है अभी, ये 5 यहां बचा हुआ है बेटा, इस 5 से हम डिवाइड भी कर देंगे इसको। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं। तो v2 की वैल्यू कितनी हो गई? 5 से डिवाइड करके 5 चौक 20, 5 दूनाई 10, 5 तिहाई 15j, और -16 पंचे 80। ये आपका रिजल्ट आ गया। देखिए बिल्कुल आराम से करके मैं दिखा रहा हूं, कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता इसके बाद आपका बचेगा। तो इसका रिजल्ट क्या है? 4i23j 4i20, ये है, ए ऑप्शन है। तो ये जी हाँ, ये ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
इस तरह से सवाल कर सकते हैं। देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे सवाल काफी आ रहे हैं, चाहे वो इंपल्स की बेसिस पे हो, चाहे वो इसकी कहानी के अपनी कहानी के बेसिस पे हो, फ्रेगमेंटेशन पे हो, टूट-फूट में। आप इसे नोट कर लीजिए और लीनियर ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम अच्छे से तैयार कर लीजिए, नोट कर लें इसे। तो बच्चों करते हैं 2018 का क्वेश्चन। ये रहा 2018 का क्वेश्चन बेटा। यहां देखिए, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड वेज। ये वेज है, कील नुमा आकृति को, कीला नुमा आकृति को, जो एक तरफ चौड़ी हो एक तरफ नुकीली हो, उसको वेज बोलते हैं। तो ये वेज हो गया। ABC ऑफ इंक्लिनेशन, ये एक वेज है ABC, इसका इंक्लिनेशन थीटा दे रखा है एज शोन इन द फिगर। ये सब कहानी है। द वेज इज गिवन एन एक्सेलेरेशन A टुवर्ड्स द राइट। ये देखिए बना है, इसको पूरा ऐसे खिसका रहे हो A एक्सेलेरेशन से। द रिलेशन बिटवीन A एंड थीटा फॉर द ब्लॉक, ये ब्लॉक ऊपर वाला ब्लॉक, टू रिमेन स्टेशनरी ऑन द वेज इज, यानी A और थीटा में रिलेशन बताइए जिसकी वजह से ये जो छोटू ब्लॉक है M वो स्टेशनरी रहे, वो सरके नहीं। तो चलिए यहां पर आपको एक फिगर बनाते हैं, इसी से पहले बनाते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए यहां पर ये कुछ ज़्यादा इंक्लिनेशन आपको लगेगा, भड़ से गिर ना जाए, तो मैं इसको थोड़ा लिटा देता हूं। यहां पर ये ब्लॉक ऐसे था, है ना, ये M ब्लॉक था। इधर लिखता हूं, यहां पे फोर्सेस देखिए कैसे एक्ट कर रहे होंगे, उसकी चर्चा पहले आपको करवाता हूं। इसको भी M थोड़ा किनारे ही लिख दो, क्योंकि यहां भी एक कंपोनेंट आ जाएगा। यहां कहीं तिरछा लिख देते हैं। अब देखिए यहां पर इस पे जो इसका वेट काम करता है ना, वो तो हमेशा mg नीचे ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम करेगा। इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ऐसे, वो पलट के नॉर्मल रिएक्शन ऐसे ही काम करेगा n। ये एंगल थीटा था देखिए, ठीक, तो ये थीटा था, तो ये एंगल भी यहां पर थीटा हो जाएगा। अभी और दिखाते हैं। अब क्योंकि आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ले लीजिए, यहां पे क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या है कि आप यहीं पर बैठ गए हैं, इसके ऊपर बैठ गए हैं जाके। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, जिसका एक्सेलेरेशन जीरो हो। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, जिसका एक्सेलेरेशन जीरो ना हो। तो आप इसी पर कूद के बैठ गए हैं, जमीन से नहीं देख रहे हैं, तो उसको बोलोगे नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है, एक सूडो फोर्स हमको कंसीडर करना पड़ता है। जिस दिशा में एक्सेलेरेशन लग रहा है उसकी विपरीत दिशा में एक्सेलेरेशन उस पर अप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो यहां पर एक सूडो फोर्स आपका अप्लाई हो जाएगा इस, ये जो एक्सेलेरेशन आप दिए थे इसकी विपरीत दिशा में, विच इज ma। ये m इसका वाला फोर्स, ये क्या है, दिस इज सूडो फोर्स। यहां लिख दें क्या, सूडो फोर्स। तो जब भी आप नॉन इनर्शियल फ्रेम का जिक्र करेंगे, एक सूडो फोर्स अप्लाई करना होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है। अब यहां मैं पीला कलर ले लेता हूं, कुछ मैं यहां पर कंपोनेंट दिखाने की कोशिश करूंगा। इस n वाले के मैं दो कंपोनेंट लेता हूं। पहले तो एक इस डायरेक्शन में, ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, दैट इज n cos थीटा, और इस डायरेक्शन में n sin थीटा। उम्मीद है समझ पाए होंगे, ये दिशा एक ही है, थीटा, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसका n cos थीटा, n sin थीटा। अब क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये कहीं भी सरक, स्टेशनरी है, किधर भी मोशन नहीं है, तो इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को नलीफाई कर रहे होंगे, तभी तो रुका हुआ है। अब देखिए बराबर कर देते हैं, तो n sin थीटा किसको बराबर किए हुए है, ये बराबर किए हुए n sin थीटा बराबर ma, क्योंकि ये जो बैठा है वो भी ma से यहां पर चल रहा है। मतलब ये n sin थीटा बराबर इस वाले फोर्स को बैलेंस किए हुए n sin थीटा, तभी तो ये रुका हुआ मामला है। तो ये रहा m इंटू a। दूसरा हो गया n cos थीटा, इसने वेट को बैलेंस किया है mg को। ये इक्वेशन, इसको 1 कह दीजिए, इस इक्वेशन को नंबर 2 कह दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 1/2। तो यहां से आपको मिल जाएगा tan थीटा, और यहां मिल जाएगा a/g। तो a की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, g tan थीटा। यही आंसर हो गया। देखिए नॉन इनर्शियल फ्रेम में लेने पर कितने जल्दी सवाल सॉल्व हो गया, और a बराबर g sin थीटा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही हो जाता है।
तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आपको नहीं आता तो मैंने बड़े प्यार से पढ़ाया है और आज भी थोड़ा बता दिया है। इनर्शियल फ्रेम वो होता है जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप देख रहे हैं वो a = 0 हो। जैसे जमीन पे खड़े हों तो हम जमीन को मानते हैं कि वो रेस्ट पर है, तो वो इनर्शियल फ्रेम है। जैसे बस जा रही है, बस के बाहर खड़े हो तो इनर्शियल फ्रेम है, लेकिन बस के अंदर चले गए तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है ना, क्योंकि बस चल रही है, बस के साथ आप भी चल रहे हो, एक्सीलरेटेड मोशन में हो। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम जब भी आप लेते हो उसके अंदर की चीजों पर आप एक सूडो फोर्स लगाते हो अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में चीजें जा रही थी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, फिर सिचुएशन को या सवालों को सॉल्व करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर। खैर आप इसको, ये जो सवाल होते हैं ये जरूरी नहीं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम से ही सॉल्व किया जाए, इसको इनर्शियल फ्रेम से भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो उतनी डीप में हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये बड़ी आसानी से हमको समझा रहा है। आप इसे नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों करते हैं अगला सवाल। ये है 2018 का क्वेश्चन। तो यहां लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ध्यान रखिएगा, रॉन्ग, इनकरेक्ट ये जब भी लिखा हो ध्यान पूर्वक करना, क्योंकि अपना जो दिमाग है ना वो सही चीज को इतनी बार पढ़े रहते हैं कि वही आदत बनी होती है। खैर देखते हैं कौन सा गलत है। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये तो सही बात है, जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा छोटा होता है, कम होता है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। ये भी हम जानते हैं, जो लिमिटिंग वैल्यू है वो आपकी म्यू इंटू एन होती है, तो नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। और रोलिंग फ्रिक्शन की बात की जाए, आर से रोलिंग लिख देते हैं और एफ एस से स्लाइडिंग लिखने की बात करें तो रोलिंग इज ऑलवेज स्मॉलर देन स्लाइडिंग। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन। ये भी सही बात है, जिस डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन होगा उसकी विपरीत दिशा में फोर्स लगता है। अब भैया बचाई डी, वही इनकरेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशंस ऑफ लेंथ। ये सवाल गलत है, मतलब सवाल के हिसाब से सही ऑप्शन है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए एफ की वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन, तो एन क्या हो जाएगा, एन कह रहा हूं, म्यू एस क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एन। दोनों फोर्स हैं इसलिए ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी बनेगी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ना कि इसका कोई डायमेंशन होता है। इसलिए आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। बात को पकड़ पाए आप होंगे, नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2017 का क्वेश्चन। ये रहा 2017 का क्वेश्चन। इसमें बोला गया है वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज कनेक्टेड टू द पार्टिकल ऑफ मास एम। ये कोई पार्टिकल ऑफ मास m से कनेक्टेड है, लेंथ इसकी है l, मास m, एंड द अदर एंड इज कनेक्टेड टू ए स्मॉल पेग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। ये कोई खूंटी है, पेग मतलब खूंटी समझ लें आप, इस पेग से कनेक्टेड है, हॉरिजॉन्टल में, और घूम भी रही है लग रहा है। इफ द पार्टिकल मूव्स इन ए सर्किल विथ स्पीड v, ये इस तरीके से यहां पर ऐसे घूम रही है, इसका स्पीड v है। द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल डायरेक्टेड सेंटर, सेंटर की तरफ नेट फोर्स निकालना है, विल बी, टी यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है इस टेंशन इन द स्ट्रिंग को। तो भैया यहां पे नेट फोर्स यही टेंशन हो जाएगा, क्योंकि यही आपको सेंटीपीटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है गोल गोल घूमने के लिए। तो यहां पर सेंटीपीटल फोर्स क्या होगा, mv²/r, mv²/r की जगह ये लेंथ आ गई, इज प्रोवाइडेड बाई द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो नेट फोर्स भी यही हो जाएगा, नेट फोर्स बराबर टी। तो आंसर इज डी। उम्मीद है आप बातों को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो इस तरह से इसको नोट कर लीजिए, पूरी बात क्लियर हो जाती है। जो बच्चों करते हैं 2016 का क्वेश्चन। ये रहा 2016 का क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, ए कार इज निगोशिएटिंग ए कर्व्ड रोड ऑफ रेडियस आर
रेडियस इसकी आर है, कर्व रोड। द रोड इज बैंक्ड एट एन एंगल थीटा। ये कुछ रोड कुछ ऐसे बैंक का मतलब एक तरफ ऊंचाई गई है और ये रेडियस इसका आर दे रखा है। यहाँ पर कार है, तो कार को मैं एक ब्लॉक से दिखा देता हूँ, कार बनाना थोड़ा मुश्किल जाएगा, तो ऐसे मैं आपको ऐसे ही बना दूँ भाई, ऐसे समझ लीजिए कार है, ये कार है, ब्लॉक बना दिया, क्लॉक कार समझेंगे आप। एंगल ये थीटा पर बैंक्ड है यहाँ। तो द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द कार एंड द रोड इज म्यू एस। अब ये जो कार है ना, जब ऐसे चलेगी तो ये बाहर फेंकाएगी, उस फेंकाई मतलब बाहर फेंक जाएगी अगर इस पर फ्रिक्शन नहीं लगा प्रॉपर, पलट जाएगी, उस तरफ खिसक जाएगी। तो जो फ्रिक्शन फोर्स इस पे लगता है बेटा, वो हमेशा ध्यान रखिएगा, वो अंदर की तरफ लगेगा, एफ आर फ्रिक्शन फोर्स। ये ध्यान रखिएगा, उल्टा लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, द मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी ऑन दिस रोड इज। कई बच्चे ऑलरेडी ये फॉर्मूला है और बच्चे याद किए रहते हैं, तो जिन बच्चों को याद होगा वो तुरंत समझ गए होंगे कि इसका ऑप्शन बेटा डी है, निकालने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन क्योंकि मैं सिखा रहा हूं तो इसको मैं ये निकाल के आपको दिखाऊंगा अभी, वरना ये फॉर्मूला होता है, सीधे रटा होगा, याद किया होगा तो तुरंत क्लिक मार देंगे। खैर एनीवे, हम लोग बात को आगे ले चलेंगे। अब यहाँ पर इसका जो वेट है वो mg नीचे की तरफ ही काम कर रहा होगा। दूसरा, नॉर्मल रिएक्शन की बात की जाए तो नॉर्मल रिएक्शन तो भैया इससे नॉर्मल ऐसे लगेगा, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। इस नॉर्मल रिएक्शन के हम दो कंपोनेंट ले लेंगे, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, इससे बनाएंगे तो दिस इज थीटा है, दिस इज थीटा। तो ये कंपोनेंट हो जाएगा n साइन थीटा, n का जो कंपोनेंट कर रहा हूं मैं इधर, और इधर हो जाएगा n cos थीटा। उम्मीद है ये बात पकड़ में आपके आई होगी। n sin थीटा और ये जो f है ना, इसका भी हम कंपोनेंट लेने वाले हैं। f केवल f ही लिख दो, स्मॉल f का मतलब फ्रिक्शन फोर्स, वाइट कलर से लिखेंगे। तो यहां पर देखिए, ये एंगल यहां पहुंचाए हुए हो तो ये एंगल थीटा, ये एंगल दिस विल बिकम थीटा, तो ये हो जाएगा f sin थीटा इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा f cos थीटा। तो हमने इस f के और इस n के सबके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ले लिए हैं। अब इसको करना आसान हो जाएगा, बात समझते हुए चलना। तो अब ये कार ना ऊपर उछल रही है ना खिसक रही है, तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों इक्विलिब्रियम है। तो फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम समझ गए ना, जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको बैलेंस कर दीजिए। तो ये n cos थीटा ऊपर लग रहा है, ये इक्वल कर रहा है mg को प्लस f sin थीटा को। तो अब यहां पर अगर वैल्यू लिखें केवल mg की बात, तो mg की वैल्यू हो गई n cos थीटा माइनस f sin थीटा। इसे आप कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। और रही बात घूम रही तो सेंटीपीटल फोर्स जो मिलेगा, सेंटीपीटल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फॉर सेफ टर्निंग, फॉर सेफ टर्निंग। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपने देखा कि ये जो सेंटीपीटल फोर्स मिल रहा है n sin थीटा प्लस f cos थीटा, ये दोनों मिलके सेंटीपीटल फोर्स ऑफर कर देंगे। तो n sin थीटा प्लस f cos थीटा, दिस विल प्रोवाइड यू mv स्क्वायर बाई r, सेंटीपीटल रिक्वायर्ड फोर्स। इक्वेशन नंबर 2 कर दो। अब हम करेंगे 2 डिवाइडेड बाई 1, या 1 2 से यानी 2 को 1 से डिवाइड मार दिया जाए तो 2 डिवाइडेड बाई 1। तो mv स्क्वायर बाई r को आप mg से डिवाइड करोगे तो बचेगा v स्क्वायर अपॉन rg, और ये ऊपर वैल्यू बची n साइन थीटा प्लस f cos थीटा अपॉन ये नीचे वाली वैल्यू n cos थीटा माइनस f साइन थीटा। अब यहां पे देखिए ये v मैक्स वैल्यू, यही मैक्सिमम वैल्यू v की हमको निकालनी है, तो यहां पर हम फिर से लिख देते हैं v मैक्स का स्क्वायर अपॉन rg, और n तो n ही रहने दीजिए, n साइन थीटा,
और फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाता है, म्यू इंटू एन, यानी म्यू एस एन एन कॉस थीटा, और ये वैल्यू रही एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा। और ये v की वैल्यू आप v मैक्स अगर निकालने जाएंगे तो हो जाएगा अंडर रूट, ये आर जी यहां हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहां पर एन 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 हर जगह से कैंसिल हो गया है, तो वैल्यू होगी कितनी, और ऊपर से कॉस थीटा से इसको डिवाइड मार दीजिए, तो ये बचा म्यू एस, समझ पाए हो, एन 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 कैंसिल हो गया देखो, और ऊपर और नीचे आपने क्या किया, कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, तो कॉस थीटा बाई कॉस थीटा म्यू एस केवल बचा, यहां साइन अपॉन कॉस आ गया तो टेन थीटा हो गया। और नीचे की बात कर लीजिए तो ये वैल्यू हो गई 1 माइनस, क्योंकि आपने क्या किया है 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, कॉस थीटा से डिवाइड किया 1 आया म्यू एस टेन थीटा। और ये देखिए ये बेसिकली एक डेरिवेशन ही है इसका, वही इन्होंने पूछ लिया, जिसको याद होगा तुरंत कर देगा, क्योंकि करके थोड़ी दिखाना रहता, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपको फॉर्मूला याद होगा तो करना ही नहीं पड़ा होगा इसमें, वरना मैंने यहां पर इसको निकाल के भी दिखा दिया है, जिससे ऐसा ना लगे कि सर करके झट से बढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको बिल्कुल सटीक तरीके से प्यार से पढ़ा देना। नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2015 का क्वेश्चन, ये रहा 2015 का। ये सवाल बड़ा सिंपल है और ऐसे सवाल काफी आएंगे आपके यहाँ। लिखा है 2 स्टोन्स ऑफ मास m and 2m आर व्हील्ड इन हॉरिजॉन्टल सर्कल्स। ये देखिए दो, आप आगे भी पढ़ लेते हैं। द हैवियर वन इन रेडियस r/2 और लाइटर वन का रेडियस आपका r है। तो यहां पर देखें ये ऐसे आपने बांध रखा, इसका रेडियस आधा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लाइट वाले का, तो हैवी वाले का ये 2m हो गया, r 2m है ना हैवी वाले का, m का r/2 है, उल्टा लिख दिया है शायद, तो ये लाइटर वाले का आधा है r/2 एंड लाइटर का r है, सॉरी देखिए ध्यान दीजिएगा, हैवियर का रेडियस r/2 है, हैवियर तो 2m वाला था, और लाइटर वाले का जो रेडियस है उसका रेडियस r है। और इस तरह से ये सर्किल बना रहे हैं दोनों, ऐसे घुमाए जा रहे हैं ऐसे, ठीक। आगे क्या लिखा है, द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन इज n टाइम्स। लाइटर स्टोन की जो स्पीड है वो n टाइम्स है, इसको 1 लिख देते हैं, इसको v1 लिख देते हैं 1 नंबर, और इसको 2 नंबर, करने में आसानी पड़ेगी, समझाने में भी आसानी पड़ेगी। तो v1 की जो वैल्यू है वो n टाइम्स है v2 के वैल्यू के, स्पीड ऑफ हैवियर स्टोन। द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन इज n टाइम्स दैट ऑफ वैल्यू ऑफ हैवियर स्टोन। हैवियर स्टोन का मतलब 2m वाला। तो ये आपका ये जो इसकी स्पीड v2 थी, v1 इज इक्वल टू nv2। आगे कह रहा है When they experience same सेंटीमीटर फोर्सेस, दोनों के सेंटीमीटर फोर्स सेम हैं, तो इसका वैल्यू ऑफ n बताओ। तो सेंटीमीटर फोर्स निकाल लेते हैं, पहले पे लगने वाला सेंटीमीटर फोर्स ऑन 1 का मतलब इस पे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, mv1 स्क्वायर अपॉन r, ये वैल्यू इसकी हो गई। अच्छा cp ऑन 2 तो हो गया mv2 स्क्वायर अपॉन r की जगह r/2 है, देख पाए आप आसानी से, और मास यहाँ 2m था हैवियर का। अब दोनों सेंटीमीटर फोर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल हैं, तो m1 v1 स्क्वायर अपॉन r, ये r/2 में ऊपर चला गया, तो m v2 स्क्वायर अपॉन r। अब यहाँ पे देखिए एम आर काट दीजिए, v1 स्क्वायर, अब v1 को आप लिख दीजिए nv2, v1 को nv2 का स्क्वायर बराबर 4v2 का स्क्वायर, तो n स्क्वायर v2 स्क्वायर 4
v2 स्क्वायर, तो v2 स्क्वायर कट गया, n स्क्वायर बराबर 4 है, तो n की वैल्यू यहां पर 2 आ गई। देखो ना कितने आराम से काम हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। बिल्कुल आप, मैं इतना समझा रहा हूं वरना इतना लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ये तो इसलिए कि मैं मान के चल रहा हूं कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आपकी नहीं, आपको समझाना है। जब आप करेंगे तो तेजी से कई चीज ओरली कर लेंगे। तो ये पूरी डिटेल वर्जन में आप समझ पाए हैं इजी एक्सप्लेनेशन के साथ में, नोट कर लीजिए इसको आप। तो बेटा करते हैं 2015 का क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। यहां लिखा है, ए प्लैंक विथ ए बॉक्स ऑन इट एट वन एंड इज ग्रेजुअली रेज्ड अबाउट द अदर एंड। ये ऐसे था, ऐसे धीरे धीरे उठाते चले गए। एज द एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल रीचेस 30 डिग्री, जैसे ये थीटा 30 डिग्री पहुंचता है, द बॉक्स स्टार्ट टू स्लिप एंड स्लाइड्स 4 मीटर डाउन द प्लैंक इज 4 सेकेंड। जैसे ही 30 पे ले जाओगे तो 30 पर ये सरकना शुरू कर देता है। उसके बाद वो 4 स्लिप होता है, 4 मीटर डाउन जानता है प्लैंक के 4 सेकंड के अंदर, 4 मीटर 4 सेकंड के अंदर। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द प्लैंक विल बी रिस्पेक्टिवली। आप जानते हैं कि किसी भी चीज को जब आप उठाते हो और जिस एंगल पे वो सरकना स्टार्ट करती है, जस्ट सरकती है, वही एंगल ऑफ रिपोज का मामला होता है। तो यहां पर एंगल ऑफ रिपोज यानी ये जब ये 30 पहुंचा है तो वो एंगल ऑफ रिपोज हो गया है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का रिजल्ट जो रिलेशनशिप होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। ये किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं? एंगल ऑफ रिपोज। जिस एंगल पर सरकना शुरू होता है ब्लॉक, ऐसे ब्लॉक रखा है, ऐसे उठाया और सरकना स्टार्ट किया, ये जस्ट सरकने वाला है, वो एंगल अगर थीटा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस इज इक्वल टू tan थीटा के बराबर होता है। तो यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू हो गई वो हो गई tan 30 डिग्री 1/√3 यानी 0.6। एक आंसर तो बहुत आराम से निकला, दूसरे के लिए थोड़ी वर्जिश करनी पड़ेगी। यानी 4 ऑप्शन पे अगर आप देखें तो भैया ये पहला वाला और दूसरा वाला तो गलत ऑलरेडी हो चुका है। बस ये देखिए 0.6 है, इन्हीं लास्ट 2 में कोई सही होगा। अब अगली कहानी देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे बना के थोड़ी कहानी करनी पड़ेगी। यहीं पे बना दें, ज़्यादा फोर्सेस तो कचर यहीं बना देते हैं, उम्मीद है आप समझ पाएंगे। ये देखिए फोर्सेस का कंपोनेंट हम यहाँ पे ले रहे हैं। जब ये स्लाइड करना शुरू करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? F लगेगा पीछे की तरफ। काइनेटिक फ्रिक्शन है, FK लिख देते हैं, ठीक। नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा इधर, mg का कंपोनेंट ले लो तो ये कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये थीटा है तो, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा mg sin थीटा, ठीक। और एक्सेलेरेशन इधर आपने दे ही रखा है, मैंने यहां फिगर बना दी। अब जब ये चलने वाली फिगर है तो उसका हम काइनेटिक फ्रिक्शन के हिसाब से वैल्यू लिखेंगे यहां पर। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहे हैं लिए लिखते हुए कि इफ, कलर को बदलना उचित नहीं दिखेगा, नहीं, इफ ए इज द एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक, जब वो मूव करने लगा तब की बातचीत कर रहे हैं। तो उस समय देखिए एम ए की वैल्यू देखिए, एम जी लिख दिया मैंने, एम ए होना, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है ना, तो जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स मान लीजिए एम ए हो गया, और फोर्स इधर आगे लग कितना रहा है? एम जी साइन थीटा माइनस एफ के, mg sin थीटा माइनस आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। उम्मीद है इसी से m इंटू ए आपने लगा दिया। अब इसको आप लिख सकते हो mg sin थीटा, और काइनेटिक फ्रिक्शन को लिखते हो म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन की भी वैल्यू रख दो यहां पर, तो ये वैल्यू हो गई mg sin थीटा माइनस म्यू के, और ये रहा आपका mg cos थीटा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ने mg sin cos थीटा को बैलेंस कर रखा है। तो ये रहा mg cos थीटा। उम्मीद है ये बात आप समझ पा रहे हैं। अब यहां ये ma के बराबर था, ये देखिए, तो ये m कैंसिल हो गया, तो a कितना आया है? a की वैल्यू यहां पर आ गई, g कॉमन ले लो, तो sin थीटा माइनस म्यू के
कॉस थीटा, कॉस थीटा, और थीटा 30 डिग्री था तो आप यहां पर वैल्यू भी डाल सकते हैं g और 30 डिग्री की। तो ये आफ्टर पुटिंग वैल्यू a इज इक्वल टू 10 साइन 30, अभी साइन 30 को रहने देते हैं, और म्यू के इंटू कॉस 30 डिग्री। इस इक्वेशन को कह दीजिए आप 1। ये आप एक्सेलेरेशन निकाल लिए हैं। अब ये एक्सेलेरेशन के बाद v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा देते हैं। ये 80 नहीं, डिस्टेंस दे रखा है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और उससे हम निकाल लेंगे। तो 9 अप्लाइंग s is equal to ut plus half 80 square, here u is equal to 0, क्योंकि रेस्ट से चला था वो, तो s की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ 80 स्क्वायर। s कितना है यहाँ पर, 4 मीटर दे रखा है 4 सेकेंड में, तो ये रहा यहाँ पे 4 मीटर और हाफ a इंटू 4 सेकेंड में। तो यहाँ से एक्सेलेरेशन कितना आ गया, 8/16, यानी एक्सेलेरेशन लग रहा है 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2। ये 1 और 2 कहीं से भी निकालो एक्सेलेरेशन तो वही आएगा, बस इन दोनों को इक्वेट कर दो। मैं यहां तक लेके आता हूं, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ये देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन। तो यहां पर ये 1/2 रख दी वैल्यू हमने, 10 साइन 30 होती है आधा, म्यू के निकालने का है, कॉस 30 होता है √3/2। ये 2 को बाहर निकाल लो, 5 बचेगा, नीचे ले जाओगे 10 हो जाएगा। तो ये 1/10 बराबर 1 माइनस म्यू के √3। सॉल्व कर रहे हैं आराम से। अब ये म्यू के रूट थोड़ा ऊपर कर लेना बेहतर होगा। ये √3 म्यू के बराबर 1 माइनस 1/10, यानी 9/10, यानी 0.9। अब ये म्यू के की वैल्यू कितनी हो गई, 0.9/√3। और ये बहुत आराम से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए, मुझे अगर कैलकुलेशन करके दिखाना हो तो मैं क्या करूंगा, इसको खटाक से दिमाग में आपको लिख रहा हूं, उसे रैशनलाइज कर लूंगा। ये 3 बचेगा, ये 3 से काटोगे तो 0.3 आ जाएगा, और √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो 3 को 17×3 = 51, अप्रॉक्सीमेटली 0.51 के आसपास ये वैल्यू, इससे ज़्यादा आएगी थोड़ी सी, इसके आसपास ये वैल्यू आ जाएगी। ये आंसर हो गया आपका। और ये देख लेते हैं किससे मैच कर रहा है। ये अप्रॉक्सीमेटली लिखिए, थोड़ी सी इससे ज़्यादा आएगी वैल्यू, क्योंकि 3-2 भी लगा है अंत में। और यहाँ के हिसाब से आप देखें तो आंसर हो गया 0.5 निकाला है। आंसर इज डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर मुझे डी टिक कर देना चाहिए। तो ये डी आपका ऑप्शन हो गया, और इसी को मैं लिख देता हूँ। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, हॉट्स क्वेश्चन है बेसिकली, लेकिन आपके यहाँ आया हुआ है तो मैं प्रेम पूर्वक बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए, सब समझ में आएगा। मैं इसीलिए बड़े धीरे धीरे चल रहा हूँ कि आपको कहीं स्पीड न लगे, एक एक चीज़ करके दिखा रहा हूँ जिससे कंफर्टेबल हो जाएं आप। तो मैं इसको यहाँ रोकता हूँ और आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं थोड़ा ऊपर कर दूंगा और भी चीज़ नोट कर लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए होंगे। इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ और यहाँ तक वैल्यू आ जाएगी, इसको भी आप नोट कर लीजिए यहाँ पर। तो बच्चों करते हैं 2014 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इजी है, आराम से हो जाएगा। ए बैलून विथ मास m इज डिसेंडिंग डाउन। एक बैलून है जो नीचे गिर रहा है। ये मान लीजिए एक बैलून लग नहीं रहा है, लेकिन बैलून समझ लें, ये नीचे इसका मास लग रहा होगा नीचे mg, और जो एयर का फोर्स है, बैलून है तो एयर का फोर्स, बायगन फोर्स ऊपर F लग रहा है, लेकिन शुरुआत में ये नीचे गिर रहा है, एक्सेलेरेशन है। A इज लेस देन G। हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड। इस बैलून से कितना मास हम हटा दें।
सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अप, जिससे ऊपर उड़ने लगे। तो यहां पर देखिए, मान लीजिए इस बैलून से आपने मास हटाया है m0, तो अब मास हो गया m माइनस एम नॉट इंटू जी, बायगन फोर्स वही F लग रहा है, और अब ये ऊपर उड़ने लगा, वापस ऊपर जाने लगा। ये सिचुएशन है। जितना मास हम हटाए हैं उसी को पता करना है। इसकी इक्वेशन अगर हम लिखें बाजू में, तो हम क्या लिख देंगे, mg माइनस F बराबर ma। ये देखिए mg माइनस F बराबर नीचे जा रहा है तो फोर्स बढ़ा, mg माइनस F बराबर ma। इसकी इक्वेशन लिखने की बात, इसकी इक्वेशन यहां लिख लेते हैं। चलो यहां लिख देते हैं, इसको मैं इधर लिखना चाह रहा हूं, तो चलो भैया ऐसे कर लेते हैं। अब यहां पे बात करी जाए, क्योंकि इसी में वर्किंग करनी होगी। F लिखिए, क्योंकि फोर्स ऊपर है, ये बड़ा होगा, F माइनस m माइनस एम नॉट जी इज इक्वल टू एम ए, और m कितना बचा है, m माइनस एम नॉट इंटू ए। ये यहां पर इक्वेशन बन गई इसकी। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, हल्का कर लेते हैं इसको। तो m माइनस ये g बाहर होगा, थोड़ा अंदर लिख दिया है मैंने, तो ये mg प्लस एम नॉट जी बराबर एम ए माइनस एम नॉट ए। ये वैल्यू यहां पर आ गई। अब ये देखिए यहां पर क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 2 से अगर हम ऐड, ये इक्वेशन 2 ले लो, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 प्लस 2, इसमें और इसमें ऐड कर दो, तो mgf देखिए कट जाएंगे यहां से, इसलिए ऐड कर रहे हैं। तो यहां पर वैल्यू क्या बची इस साइड, एम नॉट जी। मेरे ख्याल से आप कन्विंस्ड हैं इस बात से। यहां देखिए ये हो गया एम ए, और ये एम ए मिलके हो गया 2ma, 2ma माइनस एम नॉट ए। हमको एम नॉट निकालना है, इसको इधर ले लो, तो एम नॉट जी प्लस ए बराबर 2ma। तो एम नॉट की वैल्यू क्या हो गई, 2ma, और ये रहा a प्लस जी। दिस इज योर आंसर, और ये ऑप्शन है आपका A। कलर को चेंज करते हैं जिसे दिखाई पड़े, इस तरह से सवाल लगेगा। थोड़ा सा आप ये सवाल बना लेंगे अच्छे से, बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन आपकी हो जाएगी। नोट कर लें इसे आप। तो बच्चों करते हैं 2014 का सवाल, 2014 का सवाल काफ़ी आसान है, देखने में थोड़ा सा लग रहा है। पढ़ते हैं। ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 मासेस m1 m2 m3 connected by a string passing over a pulley P, ये P पुली है। The mass m1 hangs freely and m2 m3 on a rough horizontal table, जिसका coefficient of friction कितना है, म्यू, इसके बीच में। The pulley is frictionless and the negligible mass, पुली frictionless और negligible mass की है, और एज्यूम करना है तीनों मासेस बराबर हैं। एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 निकालना है। तो देखिए यहां पर बहुत आसानी से निकल आएगा। छोटी सी चीज ध्यान रखनी है कि इसका जो वजन है यहाँ, वेट, m1g नीचे काम कर रहा होगा, ठीक है, और यहां पर इसको रोकने वाले फोर्सेस कौन से हैं, इनका वेट तो इसके नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस्ड है, लेकिन जब ये आगे सरकेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स इस पे लगेगा F1, या सेकंड मास है तो कह दीजिए F2, और इस पे भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा विच इज F3। और ये यहां पर आप देखेंगे तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है N2 का, वो M2G के बराबर होगा। इसी तरह नॉर्मल रिएक्शन इसका N3, लिख नहीं रहा हूं, जगह कम पड़ गई है, M3G के बराबर। तो ये F2 की जो वैल्यू है यहां पर आप देखें, लिख रहा हूं, F2 की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन। तो म्यू लिखा आपने जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था, और M2G, दूसरा M3 लिखी, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वही है, बस M3 इंटू जी है, म्यू इंटू एन। ये दोनों फोर्सेस, फ्रिक्शन फोर्सेस, इस M1G वाले फोर्स को अपोज कर रहे हैं। तो नेट फोर्स यहां क्या हो गया इस सिस्टम पर, नेट फोर्स M1G माइनस
ये म्यू वाले जो फोर्सेस हैं वो लिख दीजिए, म्यू m2g माइनस म्यू m3g, ये नेट फोर्स है। और नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन किया जाता है। तो बस नेट फोर्स लिख दीजिए, दिस वन इज इक्वल टू मास कितना रहा, मास तीनों का है m1 m2 और m3 इनटू एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से ये भाई साहब नीचे जा रहे हैं या उसी एक्सेलरेशन से ये सब चल रहे होंगे। वही एक्सेलरेशन निकालना था, क्योंकि वही एक्सेलरेशन, ये देखिए m1 का भी एक्सेलरेशन a ही है। तो a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर पूरी, और m1 m2 m3 बराबर है, तो मैं बराबर लिख दे रहा हूँ m1g माइनस म्यू mg माइनस म्यू अगेन mg अपॉन m मिल जाएगा 3m, क्योंकि m1 इज इक्वल टू m2 प्लस m3 था। यहां से आपने m कट जाएंगे, सब दिख रहे हैं, इतना तो कुछ कर लेते होगे उम्मीद कर रहा हूं। a लिख देते हैं, इस g में से ये जो g है में से आप घटाने जाएंगे तो ये 2 म्यू g बचेगा अपॉन 3, g कॉमन ले लें तो 1 माइनस 2 म्यू अपॉन 3, और आपका यही आंसर है। और ये ऑप्शन है सी ऑप्शन है, आंसर इज सी। तो ये देखिए मैंने ये इन सवालों को टोटल नेट फोर्स इज इक्वल टू ma कर देंगे, बस ये निकल आता है एक्सेलरेशन। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ध्यानपूर्वक इसको देख लीजिए आप। तो बच्चों करते हैं 2014 का सवाल 2014 का, और ये सवाल बहुत ही इजी है, बस एक छोटी सी चीज जाननी है। द फोर्स F एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m इज इंडिकेटेड बाय द फोर्स टाइम ग्राफ। ये देखिए फोर्स है, ये टाइम है, फोर्स टाइम ग्राफ है। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to 8। चेंज इन मोमेंटम आपको निकालना है। देखिए जब भी टाइम फोर्स और टाइम ग्राफ आता है ना, तो जो चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम वो इसका एरिया होता है। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एरिया अंडर ft कर्व, ft ग्राफ लिख दो, ft ग्राफ वो जिस इंटरवल में निकालना है निकाल लीजिए। तो यहां पर हम निकालते हैं, ये देखिए ये जो एरिया नीचे बनेगा ना, ये एरिया घटाना होगा। तो पहले ये ट्रायंगल का एरिया आ गया, ये ध्यान रखिए, ये पीला वाला हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ लिखा, बेस कितना है 2, हाइट कितनी है 6, फिर ये एरिया नीचे आ गया है तो उसका कलर मैं बदल देता हूं जैसे आपको पकड़ने में और आसानी हुई। ये नीला वाला, ये रेक्टेंगल है क्योंकि नीचे है इसलिए माइनस में हो गया। लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये देखिए 2 ये है और ये इन दोनों का बीच का डिफरेंस भी 2 है, तो 2 इंटू 2, कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या, ये 3 तक है, सॉरी ये 2 है और इसकी हाइट यहां से यहां तक की 3 है, तो 2 इंटू 3। उसके बाद ये पूरा एरिया याला लेंगे, अलग कलर कर लेते हैं, और फिर ये रेक्टेंगल है तो प्लस हो जाएगा। इसके बीच का गैप कितना है 4, 8 में से 4 घटा दो तो 4, और इसकी लेंथ कितनी है 3 के बराबर, हाइट मतलब, तो 4 इंटू 3 एरिया आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से 2 काट दिया, 6 माइनस 6 प्लस 12, तो आंसर क्या आ गया 12 न्यूटन सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया चेंज इन मोमेंटम। तो ये आप न्यूटन सेकेंड इसी ग्राफ के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से लिख दिया, और ये आंसर हो गया सी, आंसर इज सी। इस तरह से ये आसानी से आप कर पाएंगे, तो इसको नोट कर लिया जाए। तो बच्चों करते हैं 2013 का सवाल। ये देखिए क्वेश्चन है, इसमें बोला है 3 ब्लॉक्स विथ मासेस m, 2m एंड 3m आर कनेक्टेड बाई स्ट्रिंग्स। ये देखिए इस तरह से कनेक्टेड है, एज शोन इन द फिगर। आफ्टर एन अपवर्ड फोर्स F इज अप्लाइड, ये फोर्स अप्लाई कर दिया F ऑन ब्लॉक M, द मासेस मूव अपवर्ड एट कांस्टेंट स्पीड। जो आप फोर्स लगाए हैं उससे ये कांस्टेंट स्पीड में सब ऊपर जा रहे हैं, मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं है उसमें। ये लिख देता हूं यहां पर, कांस्टेंट स्पीड का मतलब यहां पे लिखो कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहे हैं। तो
तो यहां पर इसका मतलब हो गया इस दिशा में कोई एक्सेलेरेशन मौजूद नहीं है। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2m? g इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 2m पे कितना फोर्स लगेगा? कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि टोटल जो फोर्स है ऑल ब्लॉक्स लिखा है ना, मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, देयरफॉर एक्सेलेरेशन इज 0। इसका मतलब क्या है? नेट फोर्स इज ऑल्सो 0। तो ये नेट फोर्स ऑन ऑल टोटल सिस्टम पे 0 है, और 2m पर जो लग रहा है ईच ब्लॉक इज ऑल्सो 0, क्योंकि ये जब पूरा सिस्टम कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ये भी कांस्टेंट स्पीड में है, इसमें भी कांस्टेंट स्पीड में है, ये भी कांस्टेंट स्पीड में है। अगर ये कांस्टेंट स्पीड में है तो इस पर भी फोर्स, नेट फोर्स 0 है। अगर नेट फोर्स 0 है तो नेट फोर्स 0 है, मतलब नेट फोर्स एक्सेलेरेशन, नेट एक्सेलेरेशन 0 है, नेट फोर्स 0 है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसको भी आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, नोट कर लें। तो बच्चों करते हैं 2013 का क्वेश्चन। ये रहा 2013 का क्वेश्चन। इसमें है ए कार इज मूविंग इन ए सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक। ये कोई सर्कुलर ये कार होगी, समझ लीजिए। अब कार तो क्या बनाए, ऐसे ब्लॉक समझ लो, और ये ऐसे सर्कुलर ट्रैक पर चक्कर लगा रही है, ठीक है। ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर, इसका जो रेडियस है बेटा वो 10 मीटर है। विथ ए कांस्टेंट स्पीड इसकी जो दे रखी है वो दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। ए बॉब इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ द कार। अब यहां पर समझिए, ऐसे जो है एक बॉब आपने लटकाया था ऐसे, इसकी छत से, ये अंदर का फोटो है, कार की छत से लटकाया था बाई ए लाइट वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। इसकी जो लेंथ है ये 1 मीटर है। अब द एंगल मेड बाई द वायर विद दी वर्टिकल। अब देखिए जब ये कार घूमेगी इस पे लगेगा सेंटीपीटल फोर्स। तो ये पेंडुलम जो है, पेंडुलम ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बॉब है, वही पेंडुलम समझ लीजिए। ये ऐसे घूम के चला गया होगा, फोर्स लग रहा है ना वी स्क्वायर वायर, तो ये जैसे कोई चीज़ मुड़ती है तो बाहर की तरफ फेंका जाती है। अब यहाँ पर ये मान लीजिए एंगल इस समय थीटा है। अब यहाँ पर हम लोग, अगर आप ऐसे सवाल कर चुके हैं तो फट से कर सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी लग जाएगा। कैसे लगेगा वो मैं बता रहा हूं। अब यहां पर देखिए कुछ फोर्सेस मैं बनाता हूं, ये टेंशन लगेगा टी इधर, और एम जी लग रहा है नीचे की तरफ, जो भी बॉब का फोर्स है। इस टेंशन के दो कंपोनेंट हम यहां पर ले रहे हैं। एक लेंगे इस डायरेक्शन में, ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये थीटा तो ये वर्टिकली अपोजिट, ये हो गया टी कॉस, वर्टिकली अपोजिट कह रहे हैं कि अल्टरनेट करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये हो गया यहां पर टी साइन थीटा, और ये टी साइन थीटा ही आपको सेंटीपीटल फोर्स मुहैया करा रहा है। या आप चाहें तो उस पर लिख दें एम वी स्क्वायर बाई आर। अब ये बॉब यहाँ पे रुका है तो सारे फोर्सेस इक्वल होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। तो टी साइन थीटा किसके बराबर होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर के, और टी कॉस थीटा एम जी को बैलेंस कर लेगा। इक्वेशन 1-2 को अगर डिवाइड कर दिया जाए 1/2, तो यहां बनता है टेन थीटा, और यहां बनता है वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो ये सिचुएशन कई बच्चे याद करके रखते हैं, और याद करके रखनी भी चाहिए, लेकिन मैं आपको पूरा बता रहा हूं जिससे रिवाइज भी हो जाए कॉन्सेप्ट, है ना। तो ये टेन थीटा वी स्क्वायर अपॉन आर जी हो गया। निकालना वैल्यू रख दो यहां पर भाई। अब क्या बचा है, थोड़ा सा यहीं पे रखते चलो। वी कितनी थी, 10 मीटर, 10 इंटू 10 मेरे ख्याल से बराबर है, तो 10 इंटू 10, वी 10 ही है ना। आर कितना है, आर ये तो नीचे भी 10/10 ही, आर हो गया 10, जी हो गया 10, तो भैया कट के आ गया 1। तो टेन थीटा की जो वैल्यू है वो 1 है, यानी थीटा की वैल्यू हो गई π/4। आंसर हो गया यही, और ये सी वाला ऑप्शन सही है इसमें। ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। आराम से देखिए सवाल हो गया, पूरी बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी सब तोड़ फोड़ के। नोट करो। तो बेटा करते हैं 2013 का सवाल। ये रहा 2013 का क्वेश्चन। इसमें लिखा है ए पर्सन होल्डिंग ए राइफल, एक बंदा राइफल, थोड़ा सा मैं कार्टून बना देता हूं। ये देखिए कुछ बंदा है बाहुबली टाइप का, पैर हो गए इसके, ये इसने कोई बंदूक या राइफल पकड़ रखी है
ऐसे समझ लीजिए ये है ना। ए पर्सन होल्डिंग ए राइफल, मास ऑफ पर्सन एंड राइफल टुगेदर इज 100 kg, दोनों का मिला के 100 किलोग्राम। स्टैंड्स ऑन स्मूथ सरफेस, ये जहाँ पे खड़े हैं स्मूथ सरफेस पे है, एंड फायर्स 10 शॉट हॉरिजॉन्टली इन 5 सेकेंड, 10 बुलेट फायर करता है 5 सेकेंड के अंदर। ईच बुलेट हैज ए मास ऑफ 10 ग्राम एंड विथ ए मजल स्पीड, जो गोली निकल रही उसकी स्पीड समझ लीजिए 800 मीटर पर सेकेंड है। The final velocity acquired by the person and the average force exerted on the person निकालना है। Final velocity person कितना पकड़ रहा है और एवरेज फोर्स एक्सर्टेड। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे तो शुरू में जब उसने गोली नहीं दागी थी तो उस समय मोमेंटम था 0, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बेसिस पर 0 था, तो बाद में जब गोली छोड़ रहा है, गोली चला रहा है, तो भी मोमेंटम 0 होना चाहिए। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है। अब देखिए जो गोली चलाई है उसने, उसकी हालचाल लेते हैं। 10 गोली चलाई, 10 ग्राम की थी तो 10,000 से डिवाइड करके किलोग्राम में चेंज किया, m इंटू वी, और 800 की स्पीड थी, मजल स्पीड। 100 किलोग्राम का बंदा था और v पर्सन लिख देते हैं, वीपी इज इक्वल टू 0। ये वीपी कितनी है? पर्सन की स्पीड। बढ़िया। अब देखिए यहां पर ये कहानी थी बुलेट की, ये कहानी थी पर्सन की, जैसे आप कंफ्यूज ना करें इसलिए ऐसी कहानी मैं लिख रहा हूं। समझ में आई? वी निकाल लो यहां से, यहां तक ये 2 0 3 0, ये तीनों को खा गए, ये 80 आ गया यहां, मेरे ख्याल से ठीक लिखा है। 80 प्लस 100 वीपी बराबर 0, तो वीपी की वैल्यू कितनी हो गई? -80/100, यानी -0.8 मीटर पर सेकेंड। ये एक आंसर आ चुका है एक पार्ट का। फोर्स एक्सर्टेड नहीं निकाला है कितना वेलोसिटी होगा, तो ये इसमें से ये ऑप्शन बी ऑप्शन हो सकता है, -0.8 लिखा है, बाकी तीनों गलत हैं। अगर सही होगा तो यही होगा, लेकिन आगे हम लोग निकालते हैं अब इसमें। अब वो लिखा हुआ है फोर्स इज एवरेज फोर्स, जो एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पर्सन होगा वही होगा जो बुलेट एवरेज फोर्स दे रही है दगने के बाद, फायर होने के बाद। ये होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, फोर्स की वैल्यू यही होती है। डेल्टा पी कितना आ गया? पहले तो मोमेंटम 0 था, बाद में मोमेंटम गोली जब छोड़ी है तब बना है। वो मोमेंटम इतने के बराबर बना है, 10 गोली, और मास रहा 10/1000 इंटू 80 m इंटू वी, और टाइम कितना लगा? 5 सेकंड में फायरिंग की है। ये अभी हमने कैलकुलेट किया था, ऊपर अभी 80 आया था, तो 80/5 यानी 16 न्यूटन का एवरेज फोर्स लगेगा। तो इसका आंसर होगा -0.8 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड और 16 न्यूटन का एवरेज फोर्स, जो कि इसके अंदर नहीं है। ये देखिए, ये सही है, ये गलत है। तो यहां पर जो आंसर है वो नन ऑफ दी एबव है, नन ऑफ दी एबव। ये इसमें दिया ही नहीं, क्वेश्चन गड़बड़ आ गया, ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन गलत है। अगर ये सेक्शन ए में अब आएगा तो सबको नंबर मिल जाएंगे और सवाल तो सही है, और सेक्शन बी में जिसने अटेम्प्ट किया होगा उसको नंबर मिलेंगे आज की दिशा के अनुसार। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए आप। तो करते हैं बेटा 2013 का सवाल, 2013। इसमें देखिए क्या लिखा है, एन एक्सप्लोजन ब्रेक्स ए रॉक इनटू 3 पार्ट्स। एक रॉक है, उसको 3 पार्ट में टूट गया है। इन हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर ही है, प्लेन में ही टूट गए हैं। 2 ऑफ देम गो ऑफ एट राइट एंगल्स, 2 इसके टुकड़े क्या हैं? राइट एंगल में गए हैं। ऐसे बना लेते हैं, ये पहले वाला सिचुएशन थी। टू ईच अदर द फर्स्ट पार्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम मूव्स विथ ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट क्या है? 2 किलोग्राम का जा रहा है 8 मीटर पर सेकेंड में। थर्ड वाले का पूछा है स्पीड 4 मीटर स्पीड है, इसका मास हमको निकालना है। निकल आएगा। ये देखिए यहां पर क्या किया, इसके हमने 3 टुकड़े किए, एक का तीनों क्या एक दूसरे से, 2 ऑफ देम, एक गया इसके राइट एंगल में इस तरफ, और उसकी कहानी कितनी थी? वो कोई मास था 1 किलोग्राम का सपोज करिए। दूसरा मास इसमें गया वाई एक्सिस की तरफ, इसका किलोग्राम कितना है? 2 किलोग्राम।
इसकी स्पीड भी दे रखी है 12 मीटर पर सेकेंड, और इसकी भी दे रखी है 8 मीटर पर सेकेंड। और तीसरा वाला कहीं गया हुआ है, हमको आइडिया नहीं कहाँ गया है, लेकिन गया हुआ है, वो है 4। इसका तीसरा टुकड़ा कितने किलोग्राम का होगा वो निकालना है हमको। इसका मान लीजिए मास m है और m3 लिख देते हैं, इसका सब याद रहेगा कि तीसरे वाले का चल रहा है, और इसकी स्पीड दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड। हमको ये मास निकालना है, यहाँ पर बात पकड़ में आपके आ गई होगी। तो शुरू कर देते हैं। देखिए जब ये ओरिजिनल गोला यहाँ था, रॉक थी, तो उस समय मोमेंटम इसका 0 था। तो आफ्टर एक्सप्लोजन में तो इंटरनल फोर्सेस होते हैं, तो तीनों का ये आफ्टर एक्सप्लोजन बिफोर एक्सप्लोजन वैल्यू 0 आनी चाहिए। जब एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट हो तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगता है। ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम। ये बिफोर कोलिजन या आफ्टर कोलिजन, बात यहां पे समझ में आपके आई होगी। वैल्यू रखना शुरू करते हैं। P1 की वैल्यू यहां पे रख दी जाए तो P1 हम मान लेते हैं, इस वाले को इसको 1 मान लो, इसको 2 गोला मान लो, इसको तीसरा वाला गोला मान लो। तो 1 वाले को लिखेंगे m, P1 की वैल्यू हो गई m1 v1, और इसका डायरेक्शन किधर था, देखिए वेक्टर है i कैप, लिख दो इसको, है ना, mv मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन के लिए दूसरे का लिख देते हैं m2 v2, ये j कैप में है। और P3 की वैल्यू लिखें अगर, तो P3 को लिख देंगे मास, और इसकी वेलोसिटी किधर है ये अपने को आइडिया नहीं है, तो इसको v लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड v। और डायरेक्शन के लिए क्या बोला है क्या इन्होंने, वरना डायरेक्शन मास ही निकालना तो मैग्नीट्यूड के टर्म में ही निकाल मारेंगे। चलो कोई बात नहीं, इसको मैं अभी लिख देता हूं v वेक्टर, कोई दिक्कत की समस्या नहीं है, अभी इसको संभाल दूंगा सब में। तो ये वैल्यू हो गई m3। चलिए वैल्यू रखो, m1 v1, m1 है 1 किलोग्राम, v1 है 12 i कैप, इसकी वैल्यू है 2 × 8 j कैप। m3 पता है नहीं पता है, m3 × v वेक्टर बराबर 0। ठीक है, अब ये m3 × v वेक्टर बराबर, इसको उधर ले जाओगे तो -12 i कैप प्लस 16 माइनस का 16 जे कैप, ये वैल्यू हो गई। अब ये जो मोमेंटम था ये बेसिकली P3 का मोमेंटम है, तो P3 के जो मोमेंटम है इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं हम लोग। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, -12 का स्क्वायर और -16 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, ये वैल्यू हो जाएगी 20, 400 आ जाएगा। अभी इसका मोमेंटम क्या होता है, m × v, m3 × v3 बराबर, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो v3 की वैल्यू हमको पता है 20/v3, यानी 20/v3 कितनी है, 4। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 5 किलोग्राम। आंसर आ गया, ये देखिए आपका आंसर है, और इसके हिसाब से 5 किलोग्राम ऑप्शन नंबर डी समझ में आ रहा है। इस तरह सवाल लग जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले सवाल काफी पूछे जाते हैं, तो मजबूती से इसको पकड़ के रखिए, नोट डाउन कर लें इसे आप। तो बच्चों, वीडियो खत्म करने से पहले याद दिला दूं आपको कि ये 3 चीजें आपके लिए नीट फिजिक्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। एक क्लास 11-12 की एक्सरसाइज सारी, क्लास 11-12 के एग्जाम्पल सारे जरूर लगाइए, और पिछले 10 साल के PYQs, इसको लगाए बिना आप आगे मत बढ़िएगा, क्योंकि यही आपको सुपर स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो अगर आप ये लगा चुके हैं तो गुड न्यूज, नहीं लगाया है, लगा रहे हैं, तो आपको दिक्कत ना हो, आप चाहें तो नीट संपूर्ण के कोर्स का हेल्प ले सकते हैं। नीट संपूर्ण में क्लास 11-12 की एक्सरसाइज, क्लास 11-12 के एग्जाम्पल्स का वीडियो सॉल्यूशन मौजूद है, जो मैंने खुद रिकॉर्ड किया है इजी भाषा में, जिससे आप डिटेल्ड वर्जन समझ पाएं कि करना कहां क्या होता है। और साथ में जो नीट के PYQs हैं पिछले 10 साल के, उनका भी वीडियो सॉल्यूशंस आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर बात की जाए तो 1254 क्वेश्चंस इसके अंदर मिलेंगे, वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, और साथ में PYQs जो है वो 634 हैं।
और बचे हुए 1254 में अगर ये 634 घटा दें तो 620 जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स या एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। अगर आपने ये नीट संपूर्ण को लेकर लगा लिया तो आप समझ लीजिए आपने वो काम किया है जो लाखों बच्चों से आपको आगे खड़ा कर देगा। फिजिक्स वैसे ही आप जानते हैं कि नीट वाला बच्चा फिजिक्स थोड़ा डरता है, पढ़ता नहीं है, और आप अगर पढ़ लेते हैं इस मोमेंट पे तो आप चौका छक्का मार सकते हैं। तो जो बच्चे नीट संपूर्ण लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसके स्टोर सेक्शन में जाइए, यहां पर आपको नीट संपूर्ण दिखाई पड़ेगा, उसको लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए, गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी सीट नीट की पक्की कर लीजिए। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद नीट चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां पर मेरे 25 साल का एक्सपीरियंस, हार्ड वर्क और सुपर इजी लैंग्वेज से मैं आपकी फिजिक्स फोबिया को 100% दूर करके ही रहूंगा। तो जुड़ जाइए अरविंद नीट चैनल के साथ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय बेटा।